हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज द स्ट्रगल you are in today is developing the strength you need for tomorrow। यानी कि आज आप जो भी संघर्ष कर रहे हैं वो आपको तैयार कर रहा है आपके आने वाले कल में जो आपके सामने चुनौतियां आएंगी ना, उनके लिए। आपको लगता है कि यार मेरे साथ ही सारी परेशानियां क्यों आती हैं, मेरे साथ ही सारा ये गलत चीज़ क्यों होती है, मैं ही क्यों नहीं सफल हो पा रहा। तो वो सारी चीज़ें अभी आप उस मुकाम पे नहीं पहुंच पाया, आगे आपकी लाइफ में और ज़्यादा स्ट्रगल्स आने वाले हैं, शायद उनके लिए आपको प्रिपेयर कर रही हैं, आपको मजबूत बना रही हैं। ठीक है, हमारी लाइफ में स्ट्रगल्स हमें कमज़ोर दिखाने के लिए नहीं, हमारी स्ट्रेंथ हमारे सामने लाने के लिए आते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। इंडिया मस्ट रिस्पॉन्ड मीनिंगफुली टू एलिगेशंस अगेंस्ट इट्स एजेंट। बोल रहे हैं हिंदुस्तान को मीनिंगफुली मतलब कि अच्छे तरीके से, ये नहीं कि गुस्से में आए तुमने मेरे ऊपर आरोप लगाया, जाओ मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, इस तरीके से नहीं। मीनिंगफुली उनके ऊपर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, उनके एजेंट्स के अगेंस्ट जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं, उनको बहुत ही अच्छे तरीके से, सूझबूझ के साथ में, डिप्लोमेसी के साथ में उनको डील करना पड़ेगा। India's decision to resume e-visas for Canadian citizens worldwide is a significant step towards restoring travel ties with Canada। बोल रहे हैं इंडिया ने जो डिसीजन लिया कि उन्होंने रिज्यूम करा, रिज्यूम मतलब दोबारा से रिस्टोर कर दिया, दोबारा से चालू कर दिया, क्या चीज़, ई वीज़ाज देने के लिए। किसको? कैनेडियन सिटीजन्स, दुनिया में कहीं भी हो उनको ई वीज़ाज देना उन्होंने दोबारा से अलाउ कर दिया, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। दोबारा से रिस्टोर करना, रिस्टोर मतलब पुनर्स्थापित करना, जो कनाडा और हिंदुस्तान के बीच में ट्रैवल टाइज टूट गई थी सितंबर महीने में, उनको पुनर्स्थापित करने के प्रति एक नया कदम है। which were snapped in September during the diplomatic standoff following Canadian Prime Minister Justin Trudeau's allegation, जो कि सितंबर महीने में स्नैप मतलब तोड़ दी गई थी। ठीक है, किसकी वजह से? डिप्लोमेटिक जो छीटाकशी हुई ना, दोनों के आमने सामने डिप्लोमेटिक कुछ गतिरोध हो गया कि जब कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने एलिगेशंस लगाए दैट इंडियन गवर्नमेंट एजेंट्स हैड मास्टरमाइंडेड द असैसिनेशन ऑफ अ खालिस्तानी लीडर, कि कनाडा में एक खालिस्तानी लीडर मिस्टर निज्जर, उनकी हत्या हुई, जिसके पीछे कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि हिंदुस्तानी एजेंट्स का हाथ था। ठीक है, यानी कि इनडायरेक्टली वो बोल रहे कि इंडियन गवर्नमेंट का हाथ था। While India had restored certain categories of the visa last month, जबकि हिंदुस्तान ने पिछले महीने ही कुछ वीजा कैटेगरीज को दोबारा से लागू कर दिया था। ई वीजा एंड टूरिस्ट वीजाज remained under suspension due to the threat to Indian diplomats from खालिस्तानी ग्रुप्स। और लेकिन ई वीजा और टूरिस्ट वीजा जो थे वो अभी भी बंद थे, क्योंकि हिंदुस्तानी डिप्लोमैट्स को खालिस्तानी ग्रुप से थ्रेट मिल रहा था, थ्रेट था, उनको डर था। ठीक है, According to External Affairs Minister S. Jaishankar, the restoration of visas for Canadians was due to the situation becoming more secure। बोल रहे हैं अब इसी के ऊपर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने, जो कौन है, एस जयशंकर, उन्होंने कहा है कि अब हमने दोबारा से वीजा इसलिए चालू करे हैं क्योंकि अब स्थिति थोड़ी सिक्योर हो गई है। अब स्थिति जो है ई वीजा दोबारा से स्टार्ट कर दी, वो इसलिए किया गया क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सिक्योरिटी मिल गई है, थोड़ा चीजें ठीक हो गई हैं। However, the step does not necessarily mean a restoration of normal ties। लेकिन इस कदम का मतलब ये नहीं है कि दोनों देशों के बीच के रिश्ते सही हो गए, रिश्ते सुधर गए, इसका मतलब ये नहीं है। After India cancelled visas for Canadians and demanded that Canada cut down its diplomatic strength by the 2/3 for parity purposes, बोल रहे हैं जब इंडिया ने वीजाज, कैनेडियन वीजाज कैंसिल करे और उसके बाद में उन्होंने कनाडा सरकार को बोला कि भाई आपके जो भी डिप्लोमैट्स यहाँ पर हैं, आप उसकी स्ट्रेंथ जो है 2/3 से कम कर दो। पैरिटी पर्पस मतलब कि दोनों साइड पे स्थिरता बनाने के लिए, कि जितने हमारे होंगे उतने ही आपके होंगे, तो वो करने के लिए आप अपने यहाँ से डिप्लोमैट्स हटा लो। Canada had flown out more than 40 of its diplomats। तो कनाडा ने क्या किया है, 40 से भी ज्यादा अपने डिप्लोमैट्स को वापस बुला लिया और उनके परिवारों को एंड देयर फैमिली मेंबर्स, एंड रिड्यूस्ड इट्स वीजा इशुएंस कैपेसिटी एज वेल। और अपनी तरफ से भी उन्होंने जो वीजा देने की कैपेसिटी थी उसको भी कम कर दिया। अब आपको पता है हिंदुस्तान के ज्यादातर पंजाबी युवा जो है वो कनाडा में भरे हुए हैं, कनाडा जाना चाहते हैं या जा चुके हैं या जाना चाहते हैं। ऐसे में इस तरीके से अपॉर्चुनिटीज उन युवाओं से छीन लेना वॉज नॉट अ गुड स्टेप, क्योंकि
उनके यहाँ से तो यहाँ पे कम ही आना चाहते होंगे, हमारे यहाँ से जरूर जाना चाहते हैं। विथ ट्रैवल वीजास curtailed ऑन बोथ साइड्स, अब क्योंकि ट्रैवल वीजास दोनों तरफ से रोक दिए गए थे, ठीक है। बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट टाइज टू सफर, जिसकी वजह से बिजनेसेस जो थे, जहां पे इन्वेस्टमेंट की बात की गई थी, इन्वेस्टमेंट संधियां हुई थी, वो सब सफर कर रहे थे। स्पेशली एज कनाडा हैड ऑलरेडी सस्पेंडेड टॉक्स फॉर अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट आफ्टर द किलिंग ऑफ द खालिस्तानी लीडर, और खास तौर पे जब कनाडा ने पहले ही रद्द कर दिया था, टाल दिया था जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हुआ था दोनों देशों के बीच में, उसको जब खालिस्तानी लीडर हरदीप सिंह निज्जर की डेथ हुई थी। While Mr. Jaishankar and the Canadian Foreign Minister met each other in US in September, political ties have virtually shut down. बोल रहे हैं जब दोनों देशों के हमारे मिस्टर जयशंकर और वहाँ के कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर जब मिले, तब ऑलरेडी दोनों देशों के बीच में जो वर्चुअल पॉलिटिकल टाइज थी, पॉलिटिकल टाइज मतलब जो भी उनके बीच में पॉलिटिकल अग्रीमेंट हो रहे थे वो वर्चुअली मतलब थोड़े समय के लिए शट डाउन हो चुके थे, बंद हो चुके थे। इन एडिशन a new controversy sparked by Washington has emerged over a report that Indian government agencies were plotting to target another Khalistani leader। और अब क्या हुआ है, इसी को आगे और कंट्रोवर्सी एक नई जुड़ गई है इसमें, जो कि वॉशिंगटन यूएस द्वारा स्पार्क की गई है, यूएस की तरफ से आई है, जिसमें कि एक रिपोर्ट सामने आई है, जिस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इंडियन गवर्नमेंट एजेंसीज ने एक और खालिस्तानी लीडर को मारने का टारगेट बना लिया है, उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। 6 फॉर जस्टिस लीडर गुरपतवंत सिंह पन्नून, ये है एक जो लीडर खालिस्तानी लीडर है, 6 फॉर जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लीडर है गुरपतवंत सिंह पन्नून। इन द यूएस लाइक निज्जर, जो कि यूएस में है और इनकी हत्या भी वो निज्जर की तरह करना चाह रहे हैं। पन्नून यूएस कैनेडियन डुअल नेशनल, पन्नून जो है उनके पास में दोहरी नागरिकता है, यूएस की नागरिकता भी है और कनाडा की नागरिकता भी है। इज वांटेड इन इंडिया फॉर इंसाइटिंग वायलेंस अगेंस्ट इंडियंस एंड इंडियन डिप्लोमेट्स, ये वांटेड है हिंदुस्तान में क्योंकि इन्होंने इंडियंस और इंडियन डिप्लोमेट्स के अगेंस्ट में वायलेंस को प्रोत्साहित किया है, उकसाया है। एंड फॉर रिसेंटली इशुइंग अ वार्निंग टू ट्रैवलर्स नॉट टू टेक एयर इंडिया फ्लाइट्स आफ्टर November 19, और रिसेंटली इन्होंने एक वार्निंग दी है जितने भी ट्रैवलर्स हैं उनको कि, और बेसिकली सिख ट्रैवलर्स को, कि आप एयर इंडिया की फ्लाइट्स ना लें, खास तौर पे 19 नवंबर या उसके बाद में, ठीक है। This menacing statement harks back to the bombing of Air India। अब ये जो धमकी भरी स्टेटमेंट, menacing मतलब धमकी भरी स्टेटमेंट थी, harks back मतलब याद दिलाता है, कोई पुरानी घटना है उसको याद दिलाता है। ये याद दिलाता है जो एयर इंडिया की फ्लाइट 182 में बॉम्बिंग हुई थी, उसको क्रैश करवा दिया गया था मॉन्ट्रियल में, which killed all 329 on board, जिसमें कि सारे के सारे 329 जो लोग उसके ऊपर उस फ्लाइट में मौजूद थे वो सब मर गए थे इन 1985। उस घटना की याद दिलाता है। A White House statement confirmed news reports that US officials had raised the issue during Prime Minister Narendra Modi's visit to Washington in June। अब जून महीने में प्रधानमंत्री की स्टेट विजिट थी, यूएस स्टेट विजिट, तो वहां के जो ऑफिशियल्स हैं, व्हाइट हाउस की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है जो कि न्यूज रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि यूएस ने ऑफिशियली ये मुद्दा उठाया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सामने जब वो जून महीने में वॉशिंगटन गए थे। तो This indicates that the issue over Khalistani separatists is far from dying down। तो ये साफ तौर से बताता है कि जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट का जो मसला है ये अभी ठंडा होने वाला नहीं है, ठीक है, कम नहीं होगा। डिस्पाइट न्यू दिल्लीज कॉन्वर्सेशंस विद वेस्टर्न पार्टनर्स एट 2+2 डायलॉग्स, हालांकि नई दिल्ली यानी कि हिंदुस्तान जो है वेस्टर्न देशों के साथ में 2+2 डायलॉग्स कर रहा है, बातचीत कर रहा है विद यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया रिस्पेक्टिवली, एंड मिस्टर जयशंकर रीसेंट विजिट टू यूके। और साथ ही साथ क्या हुआ है कि अभी रिसेंटली मिस्टर जयशंकर भी यूके गए हैं, बट स्टिल ऐसा नहीं लग रहा कि ये खालिस्तानी सेपरेटिस्ट वाला जो मसला है ये भी ठंडा होने वाला है। In sharp contrast to the recent past, the government, which had rejected the Canadian allegations as absurd and motivated, बोल रहे हैं कि
अभी एक बिल्कुल ही विपरीत स्थिति देखने मिली है, क्योंकि जब कनाडा ने एलिगेशंस लगाए थे तब हमने उनको एब्सर्ड यानी कि बिल्कुल बेतुका और मोटिवेटेड यानी कि कोई उनका पॉलिटिकल मोटिव है, वो खालिस्तानी क्योंकि सेपरेटिस्ट जो है वो कनाडा की पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा हाथ निभाते हैं, तो इसलिए उससे प्रेरित होकर इन्होंने ये एलिगेशंस हमारे ऊपर लगाए हैं, ये बोला जा रहा था। और ये बोल के वो सारे एलिगेशंस जो है वो खंडित कर दिए गए, हैज बीन सरप्राइजिंगली। लेकिन अब यूएस के जो एलिगेशंस हैं उनको ऐसा लग रहा है कि उनने अडेप्ट कर लिया है, अकोमोडेटिंग ऑफ द यूएस एलिगेशंस, मतलब उनको मान लिया है, क्योंकि रिजेक्ट नहीं किया है। अभी तक हमने यूएस के एलिगेशंस को रिजेक्ट नहीं करा है, ठीक है। The External Affairs Ministry issued a statement that said India is examining the US inputs. बोल रहे हैं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें ये कहा गया कि इंडिया जो है यूएस की तरफ से जो भी इनपुट्स मिलेंगे यानी कि जो भी डेटा मिलेगा उसको एग्जामिन करेंगे एंड वुड टेक नेसेसरी फॉलो अप एक्शन, और उसके बाद में जो हमारी तरफ से कार्रवाई जरूरी कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। While these are no doubt matters of national security, it is time the government shed some of the secrecy surrounding its dual responses. बोल रहे हैं कि हालांकि हम जानते हैं कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब ये बिल्कुल सही समय है कि गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट जो है, ये जो उनने अपना सारा सीक्रेसी वाला जो एक वो बना रखा है ना, बाउंड्री बना रखी है कि भाई कनाडा को तो हमने बोल दिया कि बेतुके हैं और यूएस के आरोपों के ऊपर अभी तक हमने कोई जवाब नहीं दिया, इसके ऊपर कुछ रोशनी डालें और जो सीक्रेसी का पर्दा है उसको हटाएं एंड क्राफ्टेड इट्स फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन मोर कोहेरेंटली। और आपका जो भी फ्यूचर में आप क्या करने वाले हैं, इसके बाद में आरोप लगा दिए, अब उसके आगे आपके क्या कदम होंगे उनको लॉजिकली और रीजनेबली रैशनली आप उनको प्लान करें। ये था पैसेज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है what was the main reason behind India suspending e-visas and tourist visas for Canadian citizens? तो मेन रीजन क्या था कि उन्होंने एलिगेशंस लगाए थे इंडिया के ऊपर कि हिंदुस्तान एक खालिस्तानी एक्टिविस्ट की हत्या हुई है कनाडा में, उसके असैसिनेशन में शामिल था, ठीक है। डिसएग्रीमेंट ओवर अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की भाई फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के ऊपर बातचीत नहीं बनी इसलिए हमने वीजाज रद्द कर दिए, इनकरेक्ट है। एलिगेशंस ऑफ इंडियन एजेंट्स बीइंग इन्वॉल्व्ड इन एन असैसिनेशन कि भाई हिंदुस्तानी एजेंट्स तो हैं वो एक असैसिनेशन में शामिल थे, तो असैसिनेशन नहीं हुआ था, यहाँ पे किलिंग है। थ्रेट्स टू इंडियन डिप्लोमैट्स फॉर खालिस्तानी ग्रुप्स बोल रहे हैं क्योंकि इंडियन डिप्लोमैट्स को खालिस्तानी ग्रुप्स की तरफ से थ्रेट्स मिल रहे थे, इसलिए ई वीजाज और टूरिस्ट वीजाज जो है वो रद्द ही रखे गए थे। हमने पता है कि पूरे वीजाज रद्द किए गए थे जब असैसिनेशन की बात हुई, लेकिन ई वीजाज पिछले सितंबर में हमने बाकी चालू कर दिए, पर ई वीजाज और टूरिस्ट वीजाज हमने चालू नहीं करे क्योंकि इंडियन डिप्लोमैट्स को खालिस्तानी ग्रुप से थ्रेट्स मिल रहे थे। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Which of the following events occurred first in the sequence of events described in the passage? बोल रहे हैं इनमें से कौन सा इवेंट पहले हुआ था। अगर हम पूरे पैसेज में जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट हुआ है ना कि इसके बाद ये घटना हुई, इसके बाद ये घटना हुई, उस कड़ी में देखें तो सबसे पहले कौन सा इवेंट हुआ था। कनाडा रिड्यूसिंग इट्स वीजा इशुएंस कैपेसिटी, कनाडा ने अपना वीजा इशुएंस कैपेसिटी कम कर दिया। इंडिया रिज्यूमिंग ई वीजाज फॉर कैनेडियन सिटीजन, ये तो अब की घटना है, सबसे लास्ट में हुआ है। कैंसलेशन ऑफ वीजाज फॉर कैनेडियंस बाय इंडिया कि इंडिया ने कैनेडियंस को वीजा जो है वो कैंसिल कर दिए। और कनाडा फ्लाइंग आउट मोर देन 40 ऑफ इट्स डिप्लोमेट्स, ये भी बात की घटना है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि इंडिया ने कैनेडियंस के वीजाज जो है वो कैंसिल कर दिए, ये सबसे पहली घटना थी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। What can be inferred about the Indian government's response to the US and Canadian allegations regarding खालिस्तानी separatists? कि इंडियन गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स रहा यूएस और कैनेडियन एलिगेशंस के ऊपर खालिस्तानी सेपरेटिस्ट के लिए, उसके बारे में क्या हम समझ सकते हैं। The Indian government has been consistent in its response to both US and Canada एलिगेशंस। इनकरेक्ट है, ये दोनों में इनकंसिस्टेंसी देखी जा रही है, तभी तो बोला गया ना कि भाई आपने एक तरफ तो बोल दिया, दूसरी तरफ आप बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट दे रहे हो। द इंडियन गवर्नमेंट हैज बीन मोर अकोमोडेटिंग टू यूएस एलिगेशंस दैन टू कैनेडियन वंस, बी करेक्ट है कि भाई यूएस एलिगेशंस ऐसा लग रहा है कि उन्होंने मान लिए हैं और उनके ऊपर वो काम कर रहे हैं, जबकि कैनेडियन एलिगेशंस को उन्होंने बिल्कुल बेतुका बता दिया था। Which of the following statements about India's international relations and actions regarding Khalistani separatist activities is correct? India
has permanently suspended all visa services for Canadian citizens due to diplomatic standoff with Canada. The Indian government has openly admitted to plotting against Khalistani leaders. India's decision to resume e-visas for Canadian citizens is a significant step towards restoring travel ties with Canada. Option C is correct. What is the tone of the passage especially evident in the statement? While these are no doubt matters of national security, it is time the government shed some of the secrecy surrounding its dual responses and crafted its future course of action more coherently. बोल रहे हैं टोन ऑफ द पैसेज क्या है स्पेशली इस स्टेटमेंट के लिए. तो देखो इस स्टेटमेंट में बोला है कि हाँ ठीक है, हम समझते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, पर गवर्नमेंट को फिर भी ये जो सीक्रेसी है ये थोड़ी सी हटानी पड़ेगी, सीक्रेसी का पर्दा हटाना पड़ेगा. और जो दोहरा रवैया है, डबल रिस्पॉन्स दे रहे हैं, कनाडा को कुछ और रिस्पॉन्स दे रहे हैं और यूएस को कुछ और रिस्पॉन्स दे रहे हैं, वो क्लियर करना पड़ेगा. और आगे उनका क्या प्लान है, किस तरीके से वो आगे चलेंगे, वो क्लैरिटी देनी पड़ेगी. तो समझ में आ रहा है कि ये काफी क्रिटिकल है, क्योंकि गवर्नमेंट जो अभी तक काम कर रही है उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है. और बाकी पूरे पैसेज में हमने देखा कि उन्होंने गवर्नमेंट को बोला है कि भाई आप थोड़ा रवैया चेंज करो, आप थोड़ी चीजें क्लियर करो, क्लैरिटी नहीं है. सो ऑप्शन बी क्रिटिकल इज करेक्ट. What is the main theme of the passage? The importance of international trade. क्या ये मेन थीम है? नहीं. डिप्लोमेटिक टेंशंस एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स बिटवीन इंडिया, कनाडा एंड द यूएस. क्या ये पैसेज की मेन थीम है? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट कि अभी क्या टेंशन चल रही है, क्या सिक्योरिटी कंसर्न्स है, यही इस पैसेज की मेन थीम है. What is the synonym for menacing as used in the passage? तो menacing का मतलब होता है threatening, धमकाना. ठीक है. तो comforting मतलब कि आपको सहारा देना, सांत्वना देना. ठीक है. थ्रेटनिंग मतलब डराना, वेलकमिंग मतलब स्वागत करने लायक, और प्लीजिंग मतलब शांति प्रदान करने वाला या फिर सुगम. सो ऑप्शन बी थ्रेटनिंग इज करेक्ट. What is the antonym of the word inciting? Inciting का मतलब होता है वायलेंस. इनसाइटिंग जो यहाँ पे यूज किया गया है वो जो वायलेंस अगेंस्ट इंडियंस है ना, उसको उकसाने के लिए किया गया है, कि उकसाया उन्होंने. तो उकसाना, दूसरी तरफ किसी को शांत करना. तो कामिंग मतलब शांत करना. एजिटेटिंग मतलब गुस्से में आ जाना, भड़काना. प्रोवोकिंग मतलब किसी को उकसाना. और स्टिम्युलेटिंग अगेन किसी चीज को एनर्जाइज करना. सो ऑप्शन ए कामिंग इज करेक्ट. गिवन सेंटेंस को हमें एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है. हिज वाइफ वॉज किल्ड बाय हिम. तो हिम क्या आ जाएगा? हिम की फर्स्ट में आ जाएगा सब्जेक्ट, बन जाएगा ही. एक्शन क्या हुआ है? किल्ड. पास्ट की बात है. ही किल्ड. और किसको मारा उसने? हिज वाइफ. ही किल्ड हिज वाइफ. सिंपल. ठीक है. तो हिम किल्स हिज वाइफ, ही हैज किल्ड हिज वाइफ, ही किल्ड हिज वाइफ. ऑप्शन सी इज करेक्ट. वंस रिलेटिव्स और फैमिली रिलेटेड बोल रहे हैं किसी व्यक्ति के रिलेटिव्स या कोई फैमिली मेंबर, उनको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है. तो उनको क्या बोल देते हैं? किन. नेक्स्ट टू किन बोलते हैं ना, रिश्तेदार के बाद आप किसको देना चाहते हैं कस्टडी, या फिर आप किस अपने रिश्तेदार को क्या चीज देना चाहते हैं. किल्ट मतलब होता है एक स्कॉटिश स्कर्ट जो वहां के पुरुष पहनते हैं ना, बैक पाइपर्स की एड में भी आते हैं, वो उनके जो बॉटल्स होती है उसके ऊपर बने होते हैं, आदमी जो स्कर्ट पहन के चल रहे होते हैं और बैक पाइपर्स बजा रहे होते हैं. ठीक है. उसको बोला जाता है किल्ट. किंडल मतलब होता है आग लगाना. किन मतलब हमारा रिश्तेदार जो. और काइन मतलब गायों के समूह को, गायों के ग्रुप को बोला जाता है. सो ऑप्शन सी किन इज करेक्ट. शी इज नॉट एज क्लेवरेस्ट एज जॉन. जब हम किसी व्यक्ति के क्लेवर होने की बात करें, कंपैरेटिव डिग्री आ रही है, तो जब एज डैश एज होएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव जो है डिग्री आएगी. ठीक है. तो शी इज नॉट एज क्लेवर एज जॉन. ऑप्शन ए इज करेक्ट. द preview version will give you a glimpse of entire book. entire की स्पेलिंग इनकरेक्ट है. प्रीव्यू वर्जन जो कोई बुक होता है ना, उसका शॉर्ट संक्षिप्त वाला जो वर्जन होता है उसमें आपको पूरी बुक की जिस्ट मिल जाएगी, ग्लिम्स मिल जाएगा. तो यहाँ पे एंटायर की स्पेलिंग इनकरेक्ट है. ENTIRE एंटायर ये होते हैं करेक्ट स्पेलिंग. ठीक है. तो ग्लिम्स, प्रीव्यू, वर्जन, एंटायर. ऑप्शन डी इज करेक्ट.
कैमोफ्लाज, कैमोफ्लाज मतलब कि इस तरीके से अपने आप को ढालना कि आप छुप जाएं। बोलते हैं ना जो फौजियों की जो ड्रेस होती है वो कैमोफ्लाज करने वाली होती है, यानी कि वो किसी तरीके का कंसीलमेंट आपको प्रोवाइड करती है, आपको छुपने में मदद करती है, ठीक है। और कुछ एनिमल्स होते हैं जो कैमोफ्लाज कर लेते हैं, यानी कि वो अपने आप को बदल लेते हैं, उनका कलर वगैरह वो अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका सिनोनिम बताना है सैबोटाज। सैबोटाज मतलब किसी चीज को तोड़ना या फिर किसी के पीठ में किसी की छवि को खराब करना। एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट मतलब कि कार्यवाही करना। जाइगैंटिक बहुत बड़ा, और डिस्गाइज मतलब छुपना। तो कैमोफ्लाज भी छुपने के लिए किया जाता है और डिस्गाइज मतलब छुपना। कॉन्स्पिशियस, कॉन्स्पिशियस का मतलब होता है क्लियर, एकदम स्पष्ट, ठीक है। ओपेक, अब इसका हमें सिनोनिम बताना है। ओपेक, ओपेक मतलब पारदर्शी। अननोटिसेबल, अननोटिसेबल मतलब जिसको आप देख नहीं सकते, नोटिस नहीं कर सकते। ऑब्वियस, ऑब्वियस बिल्कुल स्पष्ट, तो यहाँ पे कंस्पिशियस मतलब भी स्पष्ट है और ऑब्वियस मतलब भी स्पष्ट है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इफेक्टिव मतलब कि प्रभावी। The storm uprooted a large number of trees yesterday. इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो a large number of trees जो है ये आ जाएगा पहले, आगे सब्जेक्ट, ये है हमारा सब्जेक्ट, ये है हमारा वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट पहले, फिर वर्ब, फिर सब्जेक्ट। सो अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज, अब ट्रीज हैं बहुत सारे, लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज हैं, तो क्या हो जाएगा वर, और क्योंकि पास्ट की घटना है तो वर अपरूटेड by the storm yesterday. Large number, नहीं आ रहा, large number of trees were uprooted by the storm yesterday, incorrect है। A large number of trees was, क्योंकि बहुत सारे trees हैं तो was नहीं आएगा, singular है, ठीक है। trees was again singular है और a large number of गायब है। A large number of trees were uprooted by the storm yesterday, option D is correct। पैराजंबल का क्वेश्चन है, provided it is technologically accessible, इकोनॉमिकली फीजिबल, कि अगर वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो या इकोनॉमिकली फीजिबल, यानी कि हम उसको खरीद सकें, हमारे पास इतने पैसे हों कि हम उसको हासिल कर सकें। विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स, और जिनको हमारे कल्चर में भी एक्सेप्ट किया जाए हम उन्हें रिसोर्स बोल सकते हैं। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट, जो कुछ भी हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है। तो देखो सबसे पहले तो एक बेसिक स्टेटमेंट है कि जो कुछ भी हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट, यानी कि एस होगी हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट। ए और बी, सी और डी एलिमिनेट कर दो। जो कुछ भी हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, जिसको हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर वो हमें टेक्निकली एक्सेसिबल हो या इकोनॉमिकली फीजिबल हो तो, ठीक है। और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो तो हम उनको बोलते हैं रिसोर्सेस। ओके, तो एस क्यू पी आर, एस क्यू पी आर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। फियर्स, फियर्स का मतलब होता है उग्र, बहुत ही एग्रेसिव। अब इसका एंटोनिम क्या हो गया, एक व्यक्ति बहुत फियर्स है, दूसरा व्यक्ति बहुत शांत है। सोर, सोर मतलब दर्दनाक। जेंटल मतलब बहुत ही संवेदनशील या शांत या सॉफ्ट। वास्ट विशाल। नॉइजी बहुत बात करने वाला, शोर शराबा वाला। सो ऑप्शन बी जेंटल इज करेक्ट। हर सन केम फ्रॉम यूरोप टू मीट हर, उसका बेटा यूरोप से आया उससे मिलने। डैश आफ्टर 20 years, अब करेक्ट ईडियम हमें यहाँ पे फिट करना है। ब्लोइंग ऑफ द स्टीम यानी कि अपनी भड़ास निकालना। लाइक अ केक वॉक, इसका मतलब होता है बहुत ही आसान। आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू मतलब कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली, अचानक से कोई चीज हो जाना। स्टेपिंग अप हिज गेम यानी कि अपने प्रदर्शन को और बेहतर करना। तो उन्होंने क्या किया, अचानक से आके उससे मुलाकात करी ना, 20 साल बाद अचानक से उनका बेटा आया। सो आउट ऑफ द ब्लू, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है। रेवोल्यूशनाइज करेक्ट है, प्रोफेशनल करेक्ट है, ज्वेलरी, ज्वेलरी की स्पेलिंग इनकरेक्ट है। ज्वेलरी की स्पेलिंग होते हैं JEWELLERY, ज्वेलरी, गहने, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। कॉन्साइंटियसनेस मतलब क्या होता है, किसी व्यक्ति की कोई क्वालिटी की वो अपनी ड्यूटी, अपनी जो भी जिम्मेदारी, अपना जो भी काम है उसको बहुत ही निष्ठा से, बहुत ही गंभीरता से करे, उसको बोलते हैं कंसाइटियसनेस, ठीक है। सो ज्वेलरी
ऑप्शन सी इज करेक्ट। हिमांशु इज ब्रेवर दैन इंटेलिजेंट। अब एक व्यक्ति है हिमांशु, वो बहादुर ज्यादा है, इतना इंटेलिजेंट नहीं है। हमें ये बात बतानी है कि भाई वो इतना इंटेलिजेंट नहीं है पर बहादुर वो बहुत है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ब्रेवर दैन इंटेलिजेंट तो कंपैरिजन हुआ ना कि भाई वो ब्रेवर है इंटेलिजेंट की बजाय। सो हमें बताना है हिमांशु इज क्या है, मोर ब्रेव दैन इंटेलिजेंट, ठीक है। हिमांशु इज मोर ब्रेव दैन इंटेलिजेंट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Indian culture treats guests as God and serves them and takes care of them as if they are a part and dash of family itself। बोल रहे हैं इंडियन कल्चर में गेस्ट को भगवान माना जाता है और उनको सर्व किया जाता है और उनकी देखभाल की जाती है जैसे कि वो फैमिली का ही पार्ट हो, ठीक है। Even though we don't have anything to eat, अगर हमारे पास कुछ नहीं भी होगा खाने के लिए पर गेस्ट को कभी भी भूखा नहीं सुलाया जाएगा। एंड आर ऑलवेज डैश आफ्टर बाय द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, एंड ऑलवेज लुक्ड आफ्टर हो सकता है तो कि उनकी देखभाल की जाती है फैमिली मेंबर्स द्वारा। एल्डर्स एंड रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ इंडियन कल्चर। अब बड़े बुजुर्ग और बड़े बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करना ये भी एक बहुत अहम पार्ट है इंडियन कल्चर का। Elders are the dash force of any family and hence the love and respect for elders comes from dash। elders हो सकता है joining force हो, building force हो किसी परिवार की, मतलब एक तरीके की force है वो एक फैमिली के लिए, और इसीलिए उनके प्रति प्यार और रिस्पेक्ट जो है वो कहाँ से आती है, from dash and is not artificial। वो अंदर से आती है और artificial नहीं होती। An individual takes blessings from his elders by touching their feet। अब हिंदुस्तान में पैर छूने की प्रथा है ना, तो बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति है वो पैर छू के अपने बड़ों का आशीर्वाद लेता है। Elders drill and dash the Indian culture within us as we grow। और एल्डर्स क्या करते हैं, हमारे अंदर हमारा इंडियन कल्चर जो है वो भरते हैं, उसको अंदर हमारे अंदर प्रेरित करते हैं, ऊर्जावान करते हैं जैसे जैसे हम बड़े होते हैं। तो इंडियन कल्चर ट्रीट्स गेस्ट एज गॉड एंड सर्व्स देम एंड टेक्स केयर ऑफ देम एज इफ दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द फैमिली। पार्ट एंड पार्सल एक जनरल स्टेटमेंट है, कहने का अर्थ होता है कि वो अभिन्न हिस्सा है, ठीक है, पार्ट एंड पार्सल। सो ऑप्शन ए पार्ट एंड पार्सल इज करेक्ट। Even though we don't have anything to eat, the guests are never left hungry and are always always brought after, taken after, looked after। तो looked after, ठीक है, उनकी देखभाल की जाती है ना, looked after। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Elders are the deriving, caring, driving, diverting। तो deriving मतलब किसी से लेना, किसी से प्राप्त करना। केयरिंग मतलब उनकी देखभाल करना। ड्राइविंग मतलब कि वो बेसिकली संचालन करते हैं, वो प्रभावित करते हैं। तो एल्डर्स आर द ड्राइविंग फोर्स फॉर एनी फैमिली। सो ऑप्शन सी ड्राइविंग इज करेक्ट। ड्राइविंग फोर्स फॉर एनी फैमिली एंड हेंस द लव एंड रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स कम्स फ्रॉम विद इन, ठीक है, फ्रॉम विद इन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। एल्डर्स ड्रिल एंड डैश। अब ड्रिल करते हैं और क्या करते हैं, पास ऑन, आगे आगे बढ़ता जा रहा है ना। पास ऑन मतलब मुझसे मेरे बेटे में जाएगा, बेटी में जाएगा, उससे उसके बच्चों में जाएगा, मुझे मेरे माता पिता से मिला होगा, तो होता है पास ऑन, जनरेशन टू जनरेशन आगे पास ऑन करना, किसी और को देना, ठीक है। सो ऑप्शन ए पास ऑन द इंडियन कल्चर विद इन अस एज वी ग्रो। तो ये था सारा पैसेज, ये था आज का सेशन। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।